नमस्कार। पिछली बार हमने चर्चा की थी रूम डेटाबेस, कॉटलिन फ्लो और MVVM पर, कैसे इनका इस्तेमाल करके बढ़िया ऑफलाइन फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। वो डेटा संभालने का साफ तरीका याद है? हाँ, आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एक ज़रूरी चीज़ पर बात कर रहे हैं, लोकल डेटा स्टोरेज और ख़ास तौर पर डेटा स्टोर। हाँ, डेटा स्टोर ये आजकल काफी चर्चा में है, खासकर जब हम यूजर की सेटिंग्स वगैरह सेव करने की बात करते हैं, जैसे डार्क मोड है या नहीं। बिल्कुल। और जो सोर्सेज हमने देखे वो बताते हैं कि जो पुराना तरीका था शेयर्ड प्रेफरेंसेस, उसमें कुछ दिक्कतें थीं। हाँ, बिल्कुल थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो टाइप सेफ नहीं थे। मतलब आप गलती से इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल सकते थे और रन टाइम पर ऐप क्रैश। ओहो। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, वो मेन थ्रेड पर काम करते थे। फाइल आयो सीधा मेन थ्रेड पर। अरे हाँ, मतलब यूआई फ्रीज हो सकता है या वो ANR वाला एरर, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। एग्जैक्टली बहुत कॉमन था ये। और आजकल के जो तरीके हैं जैसे कोरूटीन्स या फ्लो, उनके साथ तो वो ठीक से काम ही नहीं करते थे। अच्छा, तो यहीं पर डेटा स्टोर आता है। हाँ, डेटा स्टोर गूगल का जवाब है इन सब प्रॉब्लम्स का। तो ये नया डेटा स्टोर समाधान, जैसा कि बताया गया है, ये टाइप सेफ है। हाँ, टाइप सेफ है और एसिंक्रोनस है। मतलब ये कोरूटीन्स और फ्लो के साथ बढ़िया काम करता है बैकग्राउंड थ्रेड पर। और ये जेटपैक का हिस्सा भी है, तो मतलब गूगल खुद इसे रेकमेंड कर रहा है। बिल्कुल। और ये आजकल के जो आर्किटेक्चर पैटर्न्स हैं जैसे MVVM या क्लीन आर्किटेक्चर, उनके साथ भी एकदम सही बैठता है। ठीक है। और इसके दो फ्लेवर है ना, प्रेफरेंसेस और प्रोटो। हाँ, दो हैं। प्रोटो डेटा स्टोर थोड़ा ज्यादा, ये बिल्कुल शेयर्ड प्रेफरेंसेस जैसा ही है, की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, लेकिन उन सभी दिक्कतों के बिना। ठीक है। तो ये प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर इस्तेमाल कैसे करते हैं? सेटअप की बात करें पहले। सोर्सेस के हिसाब से एक डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। हाँ, पहला स्टेप वही है। अपनी build.gradle फाइल में डेटा स्टोर प्रेफरेंसेस की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी होती है, वर्जन 1.0.0 या जो भी लेटेस्ट हो। ठीक है। और फिर कोड में एक इंस्टेंस बनाना होता है, शायद सिंगलटन। हाँ, सिंगलटन इंस्टेंस सबसे अच्छा रहता है। और उसका एक बहुत कॉमन तरीका है कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन फंक्शन यूज करना, जैसे val context.datastore by preferences data store name equals settings। अच्छा, ये सेटिंग्स फाइल का नाम हो गया। हाँ, ये वो फाइल है जिसमें आपका डेटा स्टोर होगा। तो बेसिकली सेटअप काफी सीधा है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे डार्क मोड की सेटिंग सेव करनी है। पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हम एक एडिटर लेते थे, फिर पुट बुलियन, फिर अप्लाई या कमिट। यहाँ कैसे होता है? यहाँ थोड़ा अलग और ज्यादा सुरक्षित तरीका है। पहले आपको एक टाइप सेफ की बनानी होगी। टाइप सेफ की मतलब आप पहले ही बता देते हैं कि इस की के साथ किस टाइप का डेटा जाएगा। जैसे डार्क मोड के लिए आप एक बुलियन प्रेफरेंसेस की बनाएंगे, val डार्क मोड की इज इक्वल टू बुलियन प्रेफरेंसेस की डार्क मोड। ओके, तो इससे पक्का हो गया कि इसमें बुलियन ही जाएगा। बिल्कुल। अब सेव करने के लिए आप datastore.edit फंक्शन यूज करते हैं। ये एक सस्पेंड फंक्शन है। सस्पेंड फंक्शन यानी एक कोरूटीन में चलेगा। एग्जैक्टली यही इसका बड़ा फायदा है। ये बैकग्राउंड थ्रेड पर चलेगा, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे context.datastore.edit settings डार्क मोड इज इक्वल्स टू ट्रू। समझ गया। तो एडिट ब्लॉक के अंदर हम अपनी की और वैल्यू सेट कर देंगे। और ये सब एसिंक्रोनसली होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। और अब डेटा पढ़ने के लिए, उसके लिए भी कुछ अलग होगा। सोर्सेज में फ्लो का जिक्र था। हाँ, पढ़ने के लिए फ्लो यूज होता है। आप context.datastore.data को एक्सेस करते हैं। ये आपको प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट्स का एक फ्लो देता है। फ्लो मतलब ये डेटा में बदलाव होने पर अपने आप अपडेट देगा। हाँ, बिल्कुल। यही तो खूबी है फ्लो की। जब भी डेटा बदलेगा, फ्लो नया वैल्यू एमिट करेगा। अच्छा, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे उस फ्लो से? आप फ्लो के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैप। उदाहरण के लिए डार्क मोड की वैल्यू पढ़ने के लिए context.datastore.data.map प्रेफरेंसेस, फिर डार्क मोड की .false। ओके। और ये डॉट फॉल्स क्यों? ये डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। अगर वो की अभी तक सेट नहीं हुई है तो फ्लो फॉल्स एमिट करेगा। इससे नल सेफ्टी भी मिलती है। ठीक है, ये तो काफी क्लीन लग रहा है। और क्योंकि ये फ्लो है, तो इसे MVVM जैसे पैटर्न में यूज करना आसान होगा। बहुत आसान। आप इस फ्लो को अपनी रिपॉजिटरी से एक्सपोज कर सकते हैं, फिर व्यू मॉडल में इसे कलेक्ट करके UI स्टेट में बदल सकते हैं, शायद स्टेट फ्लो का यूज करके। हाँ, डॉट स्टेट इन्वर्नेरा से। बिल्कुल। और फिर आपकी UI, चाहे वो कंपोज हो या XML, उस स्टेट फ्लो को ऑब्जर्व कर सकती है। जैसे ही डेटा स्टोर में वैल्यू बदली, UI अपने आप अपडेट। वाह,
ये तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस से काफी ज्यादा मॉडर्न और रिएक्टिव फील हो रहा है ही, ये कोरूटीन्स और फ्लो के साथ बनाया इसीलिए गया है। तो अगर हम संक्षेप में बताएं, मुख्य फायदे क्या हुए शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर? देखिए, दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, टाइप सेफ्टी। गलत टाइप का डेटा जाने का खतरा खत्म। हाँ, वो रन टाइम क्रैश से बचाता है। बिल्कुल। और दूसरा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन। कोरूटीन्स और फ्लो की मदद से ये पक्का करता है कि आपका मेन थ्रेड कभी ब्लॉक ना हो, ऐप हमेशा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रहे। सही कहा। ये दोनों ही चीजें आजकल के एंड्रॉयड ऐप्स के लिए बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से ऐप की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों बेहतर होती हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि अगर हमें सिंपल की वैल्यू पेयर स्टोर करने हैं, जैसे यूजर की सेटिंग्स या छोटे-छोटे फ्लैग्स, तो डेटा स्टोर, खासकर प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर, शेयर्ड प्रेफरेंसेस से कहीं ज्यादा बेहतर, सुरक्षित और मॉडर्न तरीका है। एकदम सही। ये अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे कामों के लिए। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर प्रोटो डेटा स्टोर के उपयोग और सर्वोत्तम अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी निकालना, समझना कि प्रोटो डेटा स्टोर कब और क्यों बेहतर है, खासकर तब जब आप जानते साधारण की वैल्यू स्टोरेज से काम ना चले। जी। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, स्रोत ये साफ बताते हैं कि प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर जो है वो सरल की वैल्यू पेयर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां हमें थोड़ा जटिल मतलब संरचित डेटा सजना हो, जैसे कोई यूजर प्रोफाइल हो गई जिसमें कई अलग अलग फील्ड्स हैं, या ऐप की डिटेल सेटिंग्स, वहां प्रोटो डेटा स्टोर असल में काम आता है। अच्छा, इसकी खासियत यह है कि ये प्रोटोकॉल बफर्स का इस्तेमाल करता है। प्रोटोकॉल बफर्स। हाँ, जो डेटा को एक कुशल फॉर्मेट में पैक करने जैसा है, और इससे टाइप सेफ्टी मिलती है। हाँ, ये टाइप सेफ्टी वाला पहलू काफी दिलचस्प लगता है। स्रोत भी बताते हैं कि प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर सरल है पर सीमित। तो ये टाइप सेफ्टी और संरचित डेटा असल में डेवलपर के लिए क्या मायने रखता है? मतलब क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए एक यूजर प्रोफाइल है, उसमें नाम है जो टेक्स्ट होगा, उम्र है वो एक संख्या होगी, और मान लीजिए डार्क मोड की सेटिंग है वो सही या गलत मतलब बूलियन होगी। हाँ, अलग अलग तरह का डेटा। सही। तो प्रोटो डेटा स्टोर के लिए हमें पहले एक स्कीमा, एक डॉट प्रोटो फाइल बनानी पड़ती है। ये उस संरचना को परिभाषित करती है। स्रोत में यूजर प्रेफरेंसेस का उदाहरण भी दिया गया है। इसका बड़ा फायदा ये है कि कंपाइल टाइम पर ही कोड लिखते समय ही गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। अच्छा, रन टाइम एरर से पहले ही? बिल्कुल। रन टाइम में ऐप क्रैश होने का खतरा कम हो जाता है और कोड ज्यादा मजबूत बनता है, जिसे बाद में मेंटेन करना भी आसान होता है। तो ये सिर्फ जटिलता संभालने की बात नहीं है, ये कोड की गुणवत्ता सुधारने की भी बात है। समझ गया। तो रन टाइम एरर कम और कोड साफ, बढ़िया है। अब इसे लागू करने की बात करें तो स्रोत कुछ कोड स्निपेट दिखाते हैं। क्या इसे सेटअप करना बहुत मुश्किल है? देखिए, कुछ कदम तो हैं इसमें, जैसे ज़रूरी लाइब्रेरीज मतलब डिपेंडेंसीज जोड़नी पड़ती हैं, फिर वो डॉट प्रोटो स्कीमा फाइल बनानी होती है, थोड़ा ग्रेडल सेटअप भी है, और फिर डाटा स्टोर का इंस्टेंस तैयार करना होता है। लेकिन एक बार ये सेटअप हो जाए तो डेटा सहेजना, जिसके लिए अपडेट डेटा फंक्शन है, और डेटा पढ़ना जो फ्लो के जरिए होता है, वो काफ़ी सीधा है। और जैसा आपने कहा, टाइप सेफ्टी तो है ही, साथ में ये पूरी तरह से एसिंक्रोनस है और कॉटलिन फ्लो को सपोर्ट करता है। हाँ, ये फ्लो का जिक्र कई बार आया है। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा में जैसे ही कोई बदलाव होता है, हम उसे तुरंत देख सकते हैं, बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए, है ना? ये रिएक्टिव यूआई के लिए तो बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही समझा। फ्लो का इस्तेमाल डेटा को एक स्ट्रीम की तरह देता है, रिएक्टिव तरीके से, जो आजकल के एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक आप कह सकती हैं जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो सेटअप में ये चीजें शामिल हैं और फ्लो का इस्तेमाल इससे शक्तिशाली बनाता है। लेकिन सिर्फ लागू करना ही काफी नहीं होता ना। सूत्रों में इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब सर्वोत्तम अभ्यास भी बताए गए हैं। वो क्या हैं? हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। एक मुख्य बात, डेटा स्टोर को कभी भी सीधे यूआई लेयर से एक्सेस ना करें, मतलब एक्टिविटी या फ्रैगमेंट से सीधे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि इससे कोड मिक्स हो जाता है और टेस्टिंग मुश्किल होती है। हमेशा एक रेपोजिटरी पैटर्न का इस्तेमाल करें, इससे कोड व्यवस्थित रहता है। दूसरा, डेटा में बदलावों को सुनने के लिए हमेशा फ्लो का ही उपयोग करें। हमेशा फ्लो। हाँ, और एक जरूरी चेतावनी भी है,
प्रोटो डेटा स्टोर छोटे से मध्यम आकार की डेटा के लिए ही बना है। बहुत बड़े डेटा या संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड्स वगैरह के लिए ये सही नहीं है। उसके लिए डेटाबेस या फिर एन्क्रिप्टेड स्टोरेज बेहतर विकल्प है। संक्षेप में कहें तो सरल फ्लैग्स के लिए प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर ठीक है और संरचित डेटा मॉडल के लिए प्रोटो डेटा स्टोर। ये रिपोजिटरी वाली बात समझ में आती है, आर्किटेक्चर साफ रहता है। अच्छा, असल दुनिया में इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? स्रोत क्या बताते हैं? कई सारे हैं, जैसे ऐप की थीम सेटिंग, डार्क मोड या लाइट मोड, यूजर ने कौन सी भाषा चुनी है, लॉगिन टोकन स्टोर करना, या ये ट्रैक करना कि यूजर पहली बार ऐप इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, वो इस फर्स्ट टाइम वाला फ्लैग। यूजर की प्रोफाइल की जानकारी को लोकल स्टोर करना। एक दिलचस्प उपयोग जो स्रोतों में बताया गया है वो है रूम डेटाबेस के साथ इसका संयोजन। रूम डीबी के साथ? वो कैसे? ये थोड़ा और बताइए। हाँ, मतलब आप डेटा स्टोर में सिर्फ ये जानकारी रख सकती हैं कि पिछली बार सर्वर से डेटा कब सिंक हुआ था, एक टाइम स्टैम्प, जबकि जो असल भारी डेटा है वो रूम डेटाबेस में रहेगा। ये एक तरह से दोनों की ताकतों का सही इस्तेमाल है। अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका लगता है। अच्छा, जब चीजें इतनी अच्छी हैं तो क्या कुछ आम गलतियां भी होती हैं जिनसे डेवलपर्स को बचना चाहिए? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, कुछ सामान्य गलतियां हैं जिनके बारे में सामग्री चेतावनी देती है। सबसे बड़ी गलती शायद है मेन थ्रेड पर डेटा स्टोर से डेटा पढ़ना। ओहो, एनआर का खतरा। हाँ, बिल्कुल। इससे ऐप फ्रीज हो सकता है, अनुत्तरदायी हो सकता है। दूसरी गलती है फ्लो का सही तरीके से इस्तेमाल न करना या डेटा अपडेट्स को रिएक्टिव तरीके से हैंडल न करना, और सीधे यूआई लेयर से डेटा लिखना, मतलब व्यू मॉडल या रिपोजिटरी के बजाय सीधे एक्टिविटी फ्रैगमेंट से, ये भी गलत है। और हाँ, एक और बात, नए कोड में अभी भी पुराने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करना। डेटा स्टोर अब उपलब्ध है, ज्यादा सुरक्षित है, बेहतर है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस को अब डेप्रिकेटेड माना जाता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये एकदम साफ है कि प्रोटो डेटा स्टोर एंड्रॉयड में संरचित, टाइप सेफ, लोकल डेटा स्टोरेज के लिए एक बहुत शक्तिशाली और आधुनिक तरीका है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां प्रेफरेंसेस डेटा स्टोर काफी नहीं पड़ता। और ये प्रोटोकॉल बफर्स और कॉटलिन फ्लो के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे बहुत उपयोगी बनाता है। निश्चित रूप से। और जैसा कि हमने चर्चा की, सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करना और उन आम गलतियों से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे लागू करना जानना। और शायद यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि स्रोतों में जो रूम डीबी और डेटा स्टोर के संयोजन का जिक्र है, वो इस बात पर जोर देता है कि एक मजबूत और रखरखाव योग्य एप्लीकेशन बनाने के लिए सिर्फ एक स्टोरेज चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही स्टोरेज समाधान या शायद समाधानों का सही मेल चुनना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ डेटा स्टोर करने की बात नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक डिजाइन का फैसला है। आज के विश्लेषण के लिए बस इतना ही। कृपया नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल एंड्रॉयड इनसाइट्स विद निखिल को सब्सक्राइब करें।